अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुकद्दस भट्ट है जी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और मेरा एनालिसिस शेयर करता हूं, जो कि क्रिप्टो मार्केट के हवाले से भी होता है और सम टाइम जो है ऑफ टॉपिक भी मैं गुफ्तगू करता हूं। 6 अप्रैल 2022 है आज, और आज बड़े मेजर इवेंट्स होने थे। पिछले चंद बुलेटिन में मैं इस बारे में जिक्र करता भी रहा हूँ। आज अमेरिका में मियामी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस है, उस हवाले से मार्केट में बड़ी एक्साइटमेंट थी, और उस एक्साइटमेंट की वजह से शायद ये वो मार्केट मैनिपुलेटर हैं, उन्होंने मार्केट को ट्रेंडी दे के, उसके रुझान को दे के, उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाके मार्केट की थोड़ी बहुत करेक्शन की है। अगर आप देखें, गो के मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं किया है, थोड़ी बहुत करेक्शन की है। शायद इसमें से भी बहुत से लोगों के अकाउंट जो हैं वो लिक्विडेट हुए हों, जो कि ये 6 तारीख बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस को जेन में रख के बड़ी बड़ी लेवरेज लेके ट्रेडिंग लगा रहे थे। शायद उनके अकाउंट वॉश करने के लिए ये थोड़ी बहुत करेक्शन हुई हो। अच्छा, खैर मार्केट की ऑलमोस्ट जो सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं थोड़ी बहुत आपको क्रैश करती नजर आ रही हैं, लेकिन 2-3 क्रिप्टो करेंसी जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है, उसमें वो अभी भी आपको ग्रीन रंग दिखा रही हैं, जिनमें से डोज कोइन। अब डोज कोइन की बारे में कल मैंने न्यूज आपके साथ शेयर की थी। इलन मस्क ने ट्विटर के शेयर्स बाय किए हैं, जो कि ट्विटर के सबसे लार्जेस्ट स्टेक होल्डर बन गए हैं इलन मस्क। ये इस वक्त स्क्रीन पे अगर आप देखें तो ये प्राग अग्रवाल हैं, इंडियन नजात, जो कि ट्विटर के हेड हैं। इन्होंने इलन मस्क को अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल करने की अनाउंसमेंट की है। अब इसका डोज कोइन के साथ क्या ताल्लुक है, उसकी प्राइस के साथ क्या ताल्लुक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको याद है कि जैक डॉर्सी जो थे ट्विटर के साबका हेड, वो बिटकॉइन को उन्होंने ट्विटर के साथ इंगेज किया था कि अगर आपने ट्विटर पर किसी को टिप देनी है तो आप बिटकॉइन के जरिए दे सकते हैं। मेरा मानना यह है कि शायद इस न्यूज का डोज कोइन के साथ इंपैक्ट शायद इस वजह से है क्योंकि इलन मस्क अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर में चला गया ट्विटर के, तो शायद आने वाले दिनों में, जैसे उसने डोज कोइन को अपनी टेस्ला जो मर्चेंडाइज वेबसाइट है उसके साथ एज अ पेमेंट मेथड यूज किया था, शायद डोज कोइन को इलन मस्क ट्विटर के ऊपर एज अ टिपिंग मेथड यूज करे। और अगर ऐसा होगा तो उसकी यूजेबिलिटी, उसका यूज केस, उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसकी प्राइस जो है इंक्रीज हो सकती है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। उसके अलावा अगर देखें तो इलन मस्क ने भी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है, जो प्राग ने अनाउंसमेंट किया कि भाई आप हमारे मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं। इसने, इलन मस्क ने, फिर उसके बाद जैक डॉर्सी ने, ये है सारा। अच्छा, उसके बाद अगर एंकर प्रोटोकॉल और टेरा देखें तो ये टेरा इकोसिस्टम के दोनों टोकन्स हैं। इनकी प्राइस की मुझे समझ नहीं आई कि होना तो ये चाहिए था कि ये जो बाइनांस की तरफ से न्यूज़ आई है कि बाइनांस ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर आप यूएसटी जो टेरा का स्टेबल कॉइन है वो स्टेक करते हैं, ये लॉक स्टेकिंग है, अगर आप स्टेक करते हैं तो एनुअली आपको ऑलमोस्ट 20% यील्ड मिलेगी। ये मैं समझता हूं जितने बाइनांस के ऊपर स्टेबल कॉइन की स्टेकिंग की जो एपीवाई है उनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। अब पहले तो लॉक स्टेकिंग क्या होती है, ये 3 मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स करवाई हैं बाइनांस ने। 30 डेज के लिए अगर आप लॉक करना चाहें तो उस पर आपको तकरीबन 14% एपीवाई मिलेगा। अगर आप 60 डेज के लिए करेंगे तो उसके लिए अलग है, 90 डेज के लिए करेंगे तो उसके लिए अलग है। अब इस न्यूज को मैं एंकर के साथ क्यों यूज कर रहा था, क्योंकि टेरा इकोसिस्टम में एंकर वो प्रोटोकॉल था जहां पे आप यूएसटी स्टेक करके 20% यील्ड लेते थे। अब यही काम अगर बाइनांस सेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑफर करवा रहा है तो मेरा ख्याल है उसका जो एंकर प्रोटोकॉल है उसको काइंड ऑफ फील थ्रेट के यार एक कंपटीटर उसके पास, और ऐसा कंपटीटर जो कि टॉप एक्सचेंज है दुनिया की, अगर वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जो कि एंकर प्रोटोकॉल कर रहा है, तो एंकर प्रोटोकॉल पे कौन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसके बाद उसकी प्राइस एक्चुअली डंप करनी चाहिए थी, लेकिन इस न्यूज का इतना कोई बुरा इंपैक्ट नहीं हुआ। जाते जाते आपको ये मैं बताता चलूं कि लॉक स्टेकिंग का मतलब यह है कि जितने दिनों के लिए आपने लॉक करना है उस वक्त तक आपके यूएसटी जो है वो लॉक्ड हो जाएंगे। तो लॉक का ये मतलब नहीं है कि उसको आप अनलॉक नहीं कर देंगे, अनलॉक आप कर सकते हैं एट एनी टाइम। उसमें भी मेरा ख्याल है 24 घंटे से 48 घंटे टाइम लगता है आपके फंड्स दोबारा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में। लेकिन जब आप अगर मेच्योरिटी पीरियड से पहले उसको अनस्टेक करेंगे तो आपके जितना रिवॉर्ड होगा वो सारा जाया हो जाएगा। तो लॉक स्टेकिंग अगर आपने करनी हो तो ये ज़हन में रख के आपने करनी है। अच्छा जी, जो मियामी में बिटकॉइन
की कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई है उसका आगाज़ किया स्टैक्स जो है उसने बिटकॉइन अनलीश किया। और स्टैक्स के बारे में आपको पता है कि ये बिटकॉइन के ऊपर लेयर 2 सोल्यूशन है, यानी बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, बिटकॉइन के ऊपर स्टैक्स इनका अपना जो टोकन है वो, फिर ये स्टैक्स जो है सिटी कॉइन्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। और ये मुनीब साहब हैं पाकिस्तानी निजात, आई प्राउड ऑफ हिम। अच्छा, इसी के हवाले से बिटकॉइन के हवाले से एक न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये लाइटनिंग लैब ने एक प्रोटोकॉल लॉन्च करना है बिटकॉइन के ऊपर आने वाले वक्तों में, जो कि वीज़ा या इस तरह के जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं, ग्लोबल पेमेंट प्रोसेसर्स जो कि फॉरेन रेमिटेंस के लिए सर्विसेज देते हैं, उसके लिए एक तरह का थ्रेट है। जो लाइटनिंग लैब है वो अपना टारो प्रोटोकॉल लॉन्च करेंगे बिटकॉइन के ऊपर, जो कि लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया में अगर किसी ने फॉरेन रेमिटेंस भेजना है तो टारो नेटवर्क के जरिए बिटकॉइन की सिक्योरिटी को यूज करते हुए वो उस नेटवर्क के जरिए रेमिटेंस वगैरह भेज सकता है। उसमें स्टेबल कॉइन्स जो है, जो लाइटनिंग नेटवर्क है, जो फिलहाल मैंने ये सारी न्यूज़ पढ़ी है, इस न्यूज़ को पढ़ के मुझे तो नहीं ये लगता कि ये अपना कोई स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे। हाँ, ये क्या करेंगे कि जो मार्केट में ऑलरेडी मौजूद स्टेबल कॉइन्स हैं, जैसे यूएसडीटी है, जैसे बीयूएसडी है, यूएसडीसी है, उसको बिटकॉइन के ऊपर पैच करके बिटकॉइन की सेकंड लेयर जो नेटवर्क है उसके ऊपर वो उसको फ्लो करवाएंगे। तो उससे एक तरह का जो फॉरेन रेमिटेंस की जो टेंशन थी, जो लोग फॉरेन रेमिटेंस भेजते थे उनको 3% 5% फीस लगती थी, आने वाले वक्तों में वो भी कम हो जाएगी। वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो मैं पिछले कई बुलेटिन में कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान को भी चाहिए, जैसे दीगर चंद एक ममालिक हैं जो कि बिटकॉइन को लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए फैसिलिटेट करें, पाकिस्तान को चाहिए कि अपना एक ब्लॉकचेन लॉन्च करे, उसके ऊपर अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करे। उस स्टेबल कॉइन के जरिए जितने पाकिस्तानी पूरी दुनिया में रेमिटेंस भेजते हैं, वो अगर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, जो कि पाकिस्तान का अपना ऐप हो, उस ऐप के जरिए अगर फॉरेन रेमिटेंस भेजेंगे तो वो इंस्टेंट होगा, वो ये जो ट्रांजैक्शन फीसें वगैरह वो भी मिनिमाइज हो जाएंगी। अगर बिटकॉइन की प्राइस की बात की जाए तो ये डिप के बाद भी अगर आप देखें तो डिप हुई है, तकरीबन 44,500 के करीब बिटकॉइन की प्राइस जो है वो डिप हुई है और दोबारा उसी रेंज में फिर आना शुरू हो गया। मुझे नहीं मालूम कि शायद ये बीटीसी की प्राइस जो है वो मजीद नीचे जाए। अभी जो मैं शायद चंद दिन पहले भी आपको बता चुका हूं कि मुझे लग रहा है कि बीटीसी की प्राइस जो है इसी खास एक रेंज में शायद आइंदा चंद हफ्तों तक ट्रेड होती हुई नजर आए। अगर कोई ना कोई ऐसी अपडेट नहीं आ जाती है जिस वजह से प्राइस को पंप आए, तो प्राइस आपको इसी तरह साइडवेज मूव होती हुई नजर आएगी, जिसमें ग्रिड बार ट्रेडिंग करने वाले को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा जी, माइकल सेलर ने दोबारा 4,167 बीटीसी बाय किया है। जब आप लोग जो हैं बोर हो रहे होते हैं उस दौरान भी कोई ना कोई, और इसकी जो माइकल सेलर ने ट्वीट की है, माइक्रो स्ट्रेटजी ने 4,000 जो बीटीसी मजीद बाय किया है, इसको मैं इस तरह अंडरस्टैंड करूंगा, ऐसे एनालाइज करूंगा कि शायद माइक्रो स्ट्रेटजी या माइकल सेलर ये समझता है कि मार्केट ने जितना डिप लेना था वो ले लिया है, तो अब बेहतरीन टाइम है कि अब बीटीसी मजीद बाय किया जाए। क्योंकि अभी जो इन्होंने ओटीसी के जरिए बाय किया है वो जिस प्राइस पे किया है, इनको मिला है $45,714 पर बीटीसी की प्राइस पे, यानी $45,000 की प्राइस पे इन्होंने बाय किया। मेरा ख्याल यह है कि मार्केट जो पीछे चंद हफ्तों में नीचे क्रैश करती हुई नजर आ रही थी, उस वक्त माइकल सेलर ने बाय नहीं किया था। वो चाहता था कि बीटीसी की प्राइस मजीद नीचे डिप करे, कोई $28,000 $24,000 पे जाए तो वो बीटीसी बाय करे। अब चूंकि जिस तरह के फंडामेंटल्स चेंजेस आ रहे हैं उस वजह से शायद माइकल सेलर को लग रहा है कि यार अब शायद इसकी प्राइस ने नीचे नहीं जाना, तो ये ना हो कि प्राइस कहीं ऊपर शूट कर जाए और मैं ये बिग अपॉर्चुनिटी मिस कर दूं। इस वजह से उसने 4,167 बीटीसी मजीद बाय किए हैं, जो कि 190 मिलियन की डॉलर की वर्थ में, और अब इनके पास तकरीबन 1,29,000 बीटीसी का स्टॉक हो गया। अच्छा, उसके बाद जी एक और न्यूज है, यह है लेबनान गवर्नमेंट की तरफ से जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क में बने हुए हैं। ये मैंने आपके साथ न्यूज की पहले मैं न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वहां का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने डिक्लेयर किया जी कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं, हम किसी फॉरेन बैंक को, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को हम पैसे नहीं दे सकते हैं, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं पे करने के लिए। अब ये मैं आपके साथ न्यूज क्यों शेयर कर रहा हूं, इसके साथ हुआ क्या, इस बैंक डिफॉल्ट होने से उनके शहरियों को क्या नुकसान हुआ है, ये जरा आपने सुनना है। और जो हमारे मुल्क की हालात है जिस वजह से मैं
क्रिप्टो न्यूज़ बुलेटिन के अंदर मैं आप लोगों को हमारे मुल्क की हालात डिस्कस करता हूं, उसकी वजह यह है, ये वजह है। वहां क्या हुआ है, द लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी लॉस होगा इस बैंकरप्सी के वजह से वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी स्टेट में, सेंट्रल बैंक में, प्राइवेट बैंक्स में, और जो बैंकों के अंदर पैसे रखने वाले डिपॉजिटर्स हैं, जितना लॉस होगा इस बैंकरप्सी की वजह से वो सब में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मुल्क की हालात इस नहज पे चले जाए कि सेंट्रल बैंक जो है हम मतलब बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाए, डिफॉल्ट हो जाए हम, तो उस वक्त मेरे दोस्तों भाइयों आप लोगों ने जो पैसे बैंकों में रखे हुए हैं, वो बैंक्स जो हैं चूंकि वो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आपके पर्सनल अकाउंट में नहीं है, तो वो पैसे बैंक्स जो है वो ले सकता है, रियासत ले सकती है। रियासत क्या करेगी? तो अपने पैसे को कोशिश करें कि फियाट में, कैश में रखने की बजाय आप उनको एसेट्स में डाल दें, आप रियल एस्टेट में डाल दें, आप गोल्ड में डाल दें, आप और ऐसी कमोडिटीज में डाल दें जिनकी आप समझते हैं कि ओवर द टाइम उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। कभी भी अपने पास आपने जरूरत से ज्यादा कैश नहीं रखना। ये जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं, इलन मस्क के पिछले दिनों में ट्वीट देख रहा था, इवन मैं बाइनांस के सीजी की ट्वीट देख रहा था, कल की शायद बात है, उसने कहा जी मैं डिप नहीं बाय कर सकता क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है। जो समझदार लोग हैं वो कभी भी अपने पास जरूरत से ज्यादा कैश नहीं रखते। हमेशा आपके जो वेल्थ है, आपका जो दौलत है, आपका जो सरमाया है, वो सारे का सारा कमोडिटीज के अंदर होना चाहिए, वो एसेट्स के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो पैसा है वो ओवर द टाइम डी वैल्यू होता जाता है। तो जो एसेट्स हैं, चूंकि पैसा डी वैल्यू हो जाता है तो एसेट्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती रहती है, वेल्थ जो है वो आपकी डी वैल्यू नहीं होती। तो ये आपने माइंड में रखना है जो मुल्क की हालात बने हुए हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में हम लोग जो हैं पैसे की डीवैल्यूएशन को रो रहे हैं। अगर हम दीगर कंट्रीज का जायजा ले तो ब्राज़ील का जो पैसा है इस सारे सिनेरियो में तकरीबन 200% उसकी वैल्यू डाउन हुई है। इसका मतलब है कि जिसके अकाउंट में यूं समझ कि 1 लाख रुपया पड़ा होगा, उसकी 200 गुना वैल्यू अगर डाउन हुई है तो वो उसकी क्या वैल्यू रह गई होगी उसके पैसे की। तो ये आपने जहन में रख के मेरे दोस्तों भाइयों तो फिर अपने पैसों को महफूज करना है। और चूंकि दुनिया के अमीर तरीन अफराद की मैं बात कर रहा था, तो फोर्ब्स ने दुनिया के जो अमीर तरीन बिलियनियर्स हैं, क्रिप्टो बिलियनियर, उनकी एक लिस्ट जारी की है। मैं मुख्तसर वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सीजी के बारे में, चैंगपेंग जाओ जो बाइनांस के ओनर है, इनके बारे में तो ऑलरेडी आपको पता होगा। इनकी नेटवर्थ फोर्ब ने कहा कि 65 बिलियन है, जो कि मैं नहीं मानता इतनी है, क्योंकि इनकी जो होल्डिंग है वो मेरा ख्याल है मोर देन $200 बिलियन की इनकी वर्थ है। क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी नज़र में अमीर बंदा वो नहीं है जो जिसको ये पता हो कि उसके पास कितनी दौलत है। अमीर बंदा वो है जिसको पता ही ना हो कि उसके पास वेल्थ कितनी है, इतना उसके पैसा हो। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जो सीजी है इसके जो पास टोटल इसकी वेल्थ है वो है सारी बीटीसी की और दूसरी बीएनबी की, और इसके अलावा जो इनको बाइनांस की तरफ से एनुअल अर्निंग आती है, चूँकि बाइनांस का स्टेक होल्डर है, तो बाइनांस की एनुअल मेरा ख्याल है जो प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट बाइनांस एक्सचेंज का तकरीबन $10 अरब से ज़्यादा है। आप इमेजिन करें कि इतना ज़्यादा सालाना $10 अरब यानी मंथली ऑलमोस्ट $1 बिलियन का ये एक्सचेंज प्रॉफिट निकालती है। तो अब ये सारा प्रॉफिट कैसे करते हैं, और ये भी आपको बताता चलूं, ये सीजी जो है इनकी स्टेटमेंट आई थी कि ये जितना भी इनके पास पैसा है, सरमाया है इनका, उसका मेरा ख्याल है मोर देन 98-99% इन्होंने गिव अवे कर देना, यानी इसको दौलत पे इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद दूसरा जी ये भी फिलैंथ्रोपिस्ट बैक्समैन फ्राइड जो FTX का ऑनर है, इसके बारे में आपको बताता चलूं कि जब 2012 के 13 की बात है, जब BTC नया मार्केट में आया था, तो उस वक्त जो एक्सचेंजेस थी, जिनमें एक एम्प्टी गॉक्स भी एक एक्सचेंज थी, इस तरह की एक्सचेंजेस में जो BTC के रेट्स थे, यानी एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज के जो BTC के रेट में जो डिफरेंस थी, इस दौरान बैक्समैन फ्राइड ने 2012 में, आज से तकरीबन 10 साल पहले, उस मार्केट का बेनिफिट उठाया। ये क्या करता था कि अमेरिका से BTC बाय करता था और आके हांगकांग में, जापान में, इस तरह की कंट्रीज में जहां से BTC उसको एक्सपेंसिव सेल होता था, वहां पे सेल आउट करता था। तो इसी ट्रैवलिंग के दौरान इसने खूब पैसे कमाए, और वो सारे के सारे पैसे इसने क्रिप्टो में भी, बिटकॉइन वगैरह में भी इन्वेस्ट किए, और आज ये बिलियनर है। ये भी बताता चलूं
ये भी फिलैंथ्रोपिस्ट, गिव अवे करने वाला आदमी है, दुनिया का अमीर तरीन शख्स। ये भी चाहता है कि इनका जो पैसा है वो लोगों की अवाम फलाह बहबूद के लिए यूज़ होना चाहिए। अच्छा जी, तीसरी बड़ी एक्सचेंज कोइनबेस का ऑनर ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, ये भी बिलियनर है। और अच्छा जी, उसके बाद ये गैरी वैंग, ये भी FTX के को फाउंडर हैं, लेकिन ये बैंक्समैन फ्राइड की तरह इतने मीडिया में ओपन नहीं है, बड़ा शाय है। इस वजह से इनकी पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने देखनी, मैंने निकाली हुई है। ये है जी गैरी वैंग, जो कि बैंक्समैन फ्राइड के साथ मिलकर FTX को चला रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है क्रिस लार्सन का, जो XRP के फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं। उनकी भी मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। ये है क्रिस लार्सन, ये भी दुनिया का अमीर तरीन शख्स शामिल होता है, बिलियनर है, क्रिप्टो बिलियनर। उसके बाद ये दोनों भाई विंकली ब्रदर्स, इनको आप कैसे भूल सकते हैं। ये फेसबुक के जो ऑनर हैं, उनके खिलाफ ये केस कर चुके थे कि उसने हमारा आइडिया चोरी किया, हमने उसे कोडिंग के लिए काम दिया और जो कोडिंग वगैरह उसे हम करवा रहे थे वो उसने अलग से अपनी फेसबुक लॉन्च कर दी। फिर उधर से इन्होंने जब केस विन किया, जो सेटलमेंट की उसके मार्क जकरबर्ग के साथ, वो सारा पैसा उन्होंने बिटकॉइन बाय कर लिया। और जितना उन्होंने उस वक्त की, मेरा ख्याल है कुछ लेस देन $100 मिलियन की जो आपस में डील हुई थी इनकी और मार्क जकरबर्ग की, वो सारा पैसा इन्होंने बिटकॉइन में उस वक्त इन्वेस्ट किया और आज ये इतने पॉपुलर। इनकी अपनी भी एक्सचेंज है जिमिनी के नाम से। तो इसके अलावा भी ये वेंचर कैपिटलिस्ट के तौर पे भी काम करते हैं, बहुत से और प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। उसके अलावा और जो बड़े बड़े नाम हैं मेरे जहन में, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ये जेड मैककैलब है, ये स्टेलर के, जो स्टेलर क्या है, XRP का यूँ समझ लें कि एक कॉपी वर्जन है, XRP की कॉपी है वो। तो स्टेलर के ये फाउंडर है, ये भी बिलियनर में शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जी, ये आप लोग जो प्ले टू अर्न गेम में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए न्यूज़ है कि ऑक्सी इन्फिनिटी की जो ओरिजिन गेम आ रही है उससे मतलब कि आप उसको कैसे प्ले कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहां पे जाके ओरिजिन गेम से मतलब सारी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। ऑक्सीज को कैसे प्ले करना है, कितनी एनर्जीज यूज होती हैं, सारी गेम के फंडामेंटल्स को, कार्ड्स कितने यूज होते हैं, उनका कार्ड का यूज कैसे है, सारा ट्यूटोरियल है, सारी ट्रेनिंग है। अगर आप गेम के सारे मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे जाके उसको अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी, जॉर्जियन सेंट्रल बैंक ने लेजिस्लेशन, वो भी, जॉर्जिया छोटा सा एक मुल्क है, यूं समझ लेगा तकरीबन 21 लाख की उसकी पॉपुलेशन है, वो भी क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने की तरफ सोच रहे हैं। और खान साहब ने ये सारा वक्त जो है गुजार दी है, अपने जो मुआशी हालात हैं उनको अपनी तरफ सुधारने के चक्रों में उन्होंने मजीद मुल्क को जो है वो मुआशी हालात में फंसा दिया। जो मुल्की कर्जा तकरीबन $25 बिलियन था, उसको मेरा ख्याल है मोर देन 45 बिलियन तक ले गए हैं। नहीं सॉरी, इन्होंने 45 बिलियन का कर्जा लिया। इसमें बकौल इनके ये कहते हैं कि उसमें से 25 से 27 अरब डॉलर तो हमने पुरानी हुकूमतों ने जो कर्जा लिया था उसका मोर देन हाफ तो हमने वो कर्जा उतारा है, और बाकी और जो एक्सपेंडिचर्स है वो भी हमने सिर्फ साबका हुकूमतों के जो टेंशन्स थी उनको सॉल्व करने में, बकौल इनके जो नेट वर्थ हमने कर्जे लिए हैं वो सिर्फ $5 बिलियन है। तो खैर, छोटे ममालिक जो हैं, वो छोटे छोटे ममालिक अगर क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करके उससे अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना चाहते हैं तो वाई नॉट अस, ठीक है। तो लास्ट में ये मैंने एक आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ये मैंने ट्वीट किया है। आपको पता है कि इस वक्त इलेक्शन का सीजन स्टार्ट है और केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है। मेरी आप, ये मैंने ट्वीट किया, मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मुल्की मामलात में थोड़ी संजीदगी रखते हैं तो ये मेरी इस ट्वीट को आप मैक्सिमम रीट्वीट करें। मैं चाहता ये हूं कि हमारे जो मामलात हैं, मुआशी मामलात, अब सबसे पहले जो हमारे मुल्की मसाइल हैं उनका जायजा लें और उन मसाइल का हल मैं आपको क्रिप्टो कम्युनिटी में सजेस्ट करता हूं। हमारे मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है और जो हमारे माली मामलात हैं, इन सारे मामलात का सल्यूशन क्रिप्टो मार्केट के अंदर है। मतलब आप बेरोजगारी, आप इकोनॉमी की ग्रोथ, ये सारा कुछ करना चाहते हैं तो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करें। करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप सारे जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, सारा जो हमारा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाएं। वहाँ पे सरकारी जो मुलाजमीन है
ना तो रिकॉर्ड को टेम्पर कर सकते हैं, ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हुआ रिकॉर्ड टेम्पर नहीं हो सकता, ना उसको पब्लिकली भी अवेलेबल भी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाएंगे तो करप्शन खत्म हो जाएगी। फॉरेन इंटरफेरेंस का मामला है, क्यों जो है जो बैरूनी ममालिक है हमारे मुल्की मामलात में इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि हम बेकारियों की तरह अपने मुल्की मामलात चलाने के लिए उनके मरहूने मिन्नत होते हैं। तो अगर हम सेल्फ सॉवरन होना चाहते हैं, तो अपने आप को मुआशी तौर पे मजबूत करना चाहते हैं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए, इस मार्केट के जरिए हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो इसको समझता हो। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि ये जो नेक्स्ट केयर टेकर सेटअप आ रहा है इस मुल्क में, उसमें कोई ना कोई क्रिप्टो कम्युनिटी की जो लीडरशिप है, जिसमें मैं तो वकार ज़का को रिकमेंड करूंगा कि वकार ज़का का एक्सपीरियंस भी है, वो ऑलरेडी KPK की गवर्नमेंट के साथ जो है वो काम कर चुका है, उसको सरकारी मुलाजमीन को समझाने में ज़्यादा आसानी है। मेरी रिकमेंडेशन है कि वकार ज़का को उस केयर टेकर सेटअप में शामिल किया जाए। वकार ज़का नई आने वाली हुकूमत को इस दौरान, जाहिर बात है केयर टेकर गवर्नमेंट के पास इतने इख्तियारात तो नहीं होते, लेकिन वो इसके अंदर रह के इस तरह का कोई सेटअप दे सकता है ताकि आने वाली जो गवर्नमेंट है वो उस रोड मैप के ऊपर अमल दरामद करे और इस मुल्क के जो मामलात हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकले। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।